ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा, अनुशासन और पारदर्शिता का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन अराजकता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर इस बार आस्था से खिलवाड़ करने वाले कट्टरपंथी योगी फोर्स के टारगेट पर है और उनकी पहचान के लिए टीम योगी अभी से ही एक्टिव है। इसके साथ ही कांवड़ पथ पर पहचान से लेकर डीजे, हथियारों और सुरक्षा व्यवस्था तक सख्त नियम लागू किए गए। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए, लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कांवड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा। योगी का साफ संदेश, भक्ति होगी, अराजकता नहीं। कांवड़ पथ के लिए योगी ने नियम तय कर दिए। कांवड़ पथ पर न उपद्रव होगा, न हुड़दंगियों की टोली की मनमानी चलेगी। आस्था से खिलवाड़ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और कांवड़ पथ पर पहचान तो बतानी ही होगी। कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। एक तरफ योगी कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ योगी फोर्स से लेकर योगी के मंत्री तक सबकी पैनी नजर कांवड़ को बदनाम करने वाले गैंग पर है। कांवड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथ का धोखा नहीं चलेगा, हर दुकान को अपनी पहचान बतानी होगी। खासकर कांवड़ पथ पर पड़ने वाली हर दुकान पर QR कोड लगाना होगा। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को भी नियमों का पालन करना होगा। दुकानों पर QR कोड, फूड लाइसेंस, संचालक का नाम और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। लिहाजा समय समय पर टीम योगी इन दुकानों पर सरप्राइज चेकिंग भी करेगी। दुकानों पर नाम तो हिंदू के ही होंगे, यदि उसके पीछे परिवेश में कोई और घुसा है विधर्मी, तो इसको चिन्हित किया जाए। जब कोई व्यक्ति परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ होता है और गणेश ढाबा लिखा हुआ है और उसके अंदर नॉनवेज मिलता है, तो विवाद का कारण बनता है। तो ये चीजें बिल्कुल ना पहले बर्दाश्त हुई है, आगे बर्दाश्त होंगी। तैयारियां कट्टरपंथियों और कांवड़ को बदनाम करने वालों को एक्सपोज करने की ही है। तैयारी हुड़दंगियों पर भी नकेल कसने की है। कांवड़ यात्रा के काउंटडाउन के बीच योगी प्रशासन ने साफ कर दिया है, आस्था पूरी आजादी से होगी, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। शामली में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग की प्लानिंग कर रहे सनातन विरोधियों को साफ साफ संदेश दे दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है, तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। हुड़दंगियों पर पूरी नजर रखने के लिए सीएम योगी ने पूरा प्लान तैयार किया है। त्रिशूल, तलवार, भाला, लाठी या किसी भी नुकीले हथियार की नुमाइश पर प्रतिबंध रहेगा। जुगाड़ वाहनों और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा के लिए पूरे कांवड़ मार्ग पर CCTV, ड्रोन, ATS और खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी करेंगी। यानी शिव भक्तों की आस्था से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो सके, इसलिए योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ियों से भी धैर्य बनाए रखने की अपील की है। याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए।
प्रशासन का लक्ष्य साफ है कि कावड़ को पूरी तरह से शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम बनाना है। लिहाजा कावड़ पथ पर चाक चौबंद इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। एक तरफ कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने वालों से निपटने की तैयारी हो रही, तो दूसरी तरफ अपराधियों का ट्रीटमेंट चालू है। पिछले 24 घंटे बरेली, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर से झांसी तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए और इस दौरान गो तस्कर जान की भीख मांगता रहा, तो दूसरे अपराधी लंगड़ाते हुए नजर आए। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। कभी अल्लाह, कभी गलती। नाम अकीलुद्दीन, काम गो तस्करी, अंजाम बुलेट ट्रीटमेंट। जो तस्कर अब तक गोवंश का निर्ममता से वध करता था, उसकी पीड़ा नहीं समझता था, उसे योगी फोर्स ने अल्लाह याद दिला दिया। इलाज ऐसा हुआ कि अल्लाह के नाम पर योगी फोर्स से जान की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वो भी 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, 54 सेकंड में 25 से ज्यादा बार अल्लाह अल्लाह चिल्लाया और इतनी ही बार माफी भी मांगी। अल्लाह कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अल्लाह मेरे मालिक, कभी ना कभी खुदा, कभी ना कभी गलती नहीं करूँगा मैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, कभी गलती नहीं करूँगा। योगी राज में गो तस्करी और अपराध का क्या अंजाम होता है, इसे बरेली के अकीलुद्दीन से बेहतर भला कौन बता सकता है, जिसके पैर में गोली लगी है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, दर्द से कराह रहा है और अल्लाह को याद कर रहा है। पुलिस के कंधों के सहारे वो चलने को मजबूर है और अपराध से तौबा कर रहा है। अकीलुद्दीन का ऐसा हाल क्यों हुआ, जरा वो भी जान लीजिए। अकीलुद्दीन कुख्यात गो तस्कर है जो गोवंश काट कर मांस की तस्करी करता था और एक पूरा गिरोह चलाता था और लंबे समय से योगी फोर्स के रडार पर था, मगर हर बार चकमा देकर वो फरार हो जाता था। बीती रात बरेली के इज्जत नगर में उसका सामना पुलिस से हुआ तो अकीलुद्दीन गोली चलाने की भूल कर बैठा, जिसके जवाब में योगी फोर्स ने भी उसके पैर में पीतल ठोंक दिया, जिसके बाद वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाकर माफी मांगता नजर आया। इस दौरान उसके पास से 40 किलो गोमांस और पशु काटने में इस्तेमाल होने वाला हथियार मिला है। जब कॉम्बिंग की कार्रवाई की गई तो इस अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसके उपरांत इसे गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अन्य फरार अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। कुछ ऐसा ही हाल अमरोहा के गो तस्कर और हिस्ट्री शीटर इमरान का भी हुआ। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि इमरान गोवध की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही इसने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली से इसका हिसाब बराबर कर दिया। योगी फोर्स ने सिर्फ गो तस्करों को लंगड़ा नहीं बनाया, बल्कि दूसरे अपराधियों का भी बुलेट ट्रीटमेंट हुआ। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और झांसी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए, जिसमें रेप का आरोपी, लुटेरे समेत कई बदमाशों का गोली से हिसाब हुआ। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में जिसने भी अपराध किया उसका यही हश्र होगा, क्योंकि सीएम योगी पहले ही क्लियर वार्निंग दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल संभल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे युवाओं के लिए कई विकास और रोजगार योजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन सीएम योगी के पहुंचने से पहले ही उनका बुलडोजर एक्शन में दिखा। संभल में करीब 10 साल से कब्जे में रही सरकारी जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया, यानी योगी के आने से पहले ही बुलडोजर काम में लग गया। कब्जा करेगा, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। संभल में मुकररपुर गांव में योगी आदित्यनाथ के वचन का पालन करने आज बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। 4.5 बीघा जमीन पर कब्जा, बुलडोजर बरसा। संभल में मुकररपुर गांव की जिस जमीन पर आप बुलडोजर कार्रवाई देख रहे हैं, उस पर अवैध कब्जा किया गया था। पहले अवैध मजार बनाई गई और फिर अवैध इमामबाड़ा खड़ा कर दिया गया और पिछले 8 साल से इस निर्माण के बहाने जमीन पर कब्जा जारी था।
यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो मज़ार की तस्वीरें हैं। अवैध रूप से बंजर भूमि पर यहाँ पर मज़ार बनाया गया था और इस मज़ार पर बड़ा एक्शन, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो मज़ार है ये काफ़ी पुराना मज़ार है। सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा कर ये मज़ार बनाया गया था। भव्य और बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर बनाया गया, जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, इमामबाड़ा पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए योगी फोर्स ने पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में पीएसी और आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटा जा सके। ऐसा नहीं कि एक्शन अचानक किया गया, प्रशासन ने इसके लिए कागजातों की पूरी पड़ताल की। 2 जून 2026 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध इमामबाड़ा और अवैध मजार बना दिया गया। इसके साथ ही 312 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जे की बात सामने आई। एक ही महीने पहले इस भूमि की पैमाइश की गई, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष से कोई आया ही नहीं। इसी का नतीजा ये बुलडोजर एक्शन है। तहसीलदार की निगरानी में पूरे आदेश को अमल में लाया गया और तय किया गया कि इसमें किसी किस्म की कोई बाधा ना आए। जितने भी कब्जे हैं, चाहे वो धार्मिक प्रकृति के हों या गैर धार्मिक प्रकृति के, सभी को कब्जा मुक्त कराए जाने के साथ साथ एक लैंड बैंक बनाया जाया है, जिसका प्रयोग सरकारी प्रयोजन के लिए किया जा सके। सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए किया जाए। साथ साथ जो गरीब भूमिहीन परिवार हैं उनको पट्टा देने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो लोग अपना एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो उसी क्रम में ये कार्रवाई आज यहाँ गांव मुकर्रमपुर में की जा रही है। संभल प्रशासन ने फैसला किया कि कब्जा मुक्त कराई गई इस जमीन पर भूमिहीन गरीब ग्रामीण को बसाया जाएगा। ये करीबन 1.25 करोड़ रुपए की लैंड है, करीबन 4.5 बीघे सरकारी भूमि है। उस पर अवैध कब्जा करके इस तरीके के स्ट्रक्चर है वो बनाए गए थे, उनको डिमोलिश करवाया जा रहा है। ये प्रत्येक गांव में किस तरीके की सरकारी ज़मीन पे कैसे कब्जे किए गए, इस तरह एक स्टेप बाय स्टेप एक एक गांव को लिया जा रहा है। इस गांव में डिमोलिशन हुआ, उसके बाद में बगल वाले जितनी भी सरकारी ज़मीन है वो सारी सरकारी ज़मीन को निकलवाया जाएगा और जो गरीब लोग हैं, डिजर्विंग लोग हैं, उनको पट्टे दिए जाएंगे। अन्यथा गाँव के ही किसी विकास के लिए इन ज़मीनों का प्रयोग है। संयोग देखिए, कल यानी शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर पहुंचने वाले। वो संभल को करोड़ों की सौगात देंगे, संभल की सूरत बदलेगी, युवाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा। और इससे ठीक 24 घंटे पहले अतिक्रमण पर आक्रमण हुआ, कब्जा हटा और जनता के बीच संदेश गया कि यूपी में अतिक्रमण बना। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संभल। अब वंदे मातरम का अपमान करने पर जेल जाना पड़ सकता है। संसद के मानसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह इसे राज्यसभा में पेश करेंगे। इसमें राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। लेकिन इस प्रस्ताव ने राजनीतिक बहस भी तेज कर दी। आखिर इस कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई और इस पर किसे आपत्ति है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार राष्ट्रगीत पर संसद में बिल लाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जितना सम्मान दिलाना चाहती है। मोदी सरकार राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान की तरह सम्मान दिलाना चाहती है, लिहाजा वंदे मातरम के अपमान पर सजा की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार इसके लिए बिल लाने जा रही है, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय गीत को रोकने पर राष्ट्रगान की तरह ही 3 साल की सजा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र में इसे राज्यसभा में पेश करेंगे। राष्ट्रगीत को केंद्र सरकार सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य कर चुकी है। ये मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम और बगल में नत्थू राम, राम नाम जपना पराया माल अपना, इस संस्कार के लोग हैं। इसलिए उन्होंने ये जो दाव फांसी डाल कर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या राजनीति है? कहीं पोलराइजेशन की राजनीति है क्या? कहीं समाज को, देश को टुकड़े करने की राजनीति क्या? इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वंदे मातरम का हर छंद इस देश में हर व्यक्ति को याद रहे, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन केंद्र की कोशिशों पर मुस्लिम पक्ष की ओर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। न राष्ट्रगीत का कोई अपमान कर रहा है, न राष्ट्रगान का कोई अपमान कर रहा है। और जहां तक सम्मान की बात है, उस सम्मान के पैमाने क्या हैं, वो पैमाने भी तय होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि आप सम्मान के अंदर खड़े भी हो सकते हैं, सम्मान के अंदर खामोशी के साथ सुन भी सकते हैं। राष्ट्रगीत को एक बार फिर धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ मौलाना दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए ये सब हो रहा है।
जो सरकारें इस तरह के बिल लाती हैं जो धार्मिक या आस्था के मामले में होते हैं, मैं समझता हूँ उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता। वंदे मातरम का पहले आपने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, आप उसके ऊपर बिल ला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर मुसलमानों को हरासमेंट करने की कोशिश है और मुसलमानों को इसमें पकड़ने धकड़ने की नाकाम कोशिश है। जो वंदे मातरम की बात करके लोगों पर कंपलसरी किया जा रहा है, बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर सख्त कानून लाने की जरूरत है, उनकी तरफ सरकारें नहीं देख रही हैं और खामोश बैठी हुई हैं। धार्मिक मसले को ऊपर लेके आ रही हैं जिससे समाज के अंदर बटे। लेकिन सवाल है कि जिसे राष्ट्रगीत माना जा चुका है उसे गाने में कैसी आपत्ति है? राष्ट्रगीत से राजनीतिक फायदा कौन उठाना चाहता है और क्या राष्ट्रगीत को उसका सम्मान दिलाने में कोताही की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे के अंदर बनी करीब 136 साल पुरानी बाकरा मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। सुरक्षा कारणों और रनवे विस्तार के मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी, जिसे लेकर जमीयत उलेमा हिंद और बीजेपी आमने सामने आ गए। बंगाल की तस्वीर बदल गई। बंगाल में कट्टरपंथ की हवा निकल गई। बंगाल में भाईजान के सुर बदल गई। एक साथ रहने के लिए भाईचारगी चाहिए। हिंदू हमारे दादा हैं, भाई हैं। ये वही जनाब है जो ममता सरकार में मुसलमानों की हिमायत में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते थे। लेकिन जब बंगाल में परिवर्तन हुआ तो सिद्दीकुल्ला चौधरी काली पट्टी और भाईचारे की सियासत पर आ चुके हैं और इसकी वजह है 136 साल पुरानी बाकुरा मस्जिद। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर मौजूद 136 साल पुरानी बाकुरा मस्जिद, जिसे गौरीपुर जामा मस्जिद भी कहा जाता है, एक बार फिर विवाद के केंद्र में है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नमाजियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जिसे लेकर सिद्दीकुल्ला चौधरी ने 1 करोड़ मुसलमानों से दुआ करने और खुद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की बात कही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। 1 करोड़ इसलिए बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान है, 4 करोड़ 1/4 से हमने कहा है दुआ करो, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो, दुआ करो। और ये दुख बोला हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, बस इतना। भाईजान को यह भी अच्छे से मालूम है कि ये ममता का राज नहीं बल्कि शुभेंदु की सरकार है, जहां उपद्रव करने का मतलब होगा पहले परेड फिर जेल। यही वजह थी कि पश्चिम बंगाल सरकार की सिक्योरिटी व्यवस्था को किसी ने भी चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। सिद्दीकुल्ला चौधरी, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, उसका घर यहाँ से महज 6 मिनट की दूरी पर है, वो नहीं आए। वो 1 करोड़ लोगों के यहाँ पे लाके, ये है बाकरा मस्जिद, आप देख पा रहे हैं दमदम हवाई अड्डा, उनका 6 नंबर जो वॉच टावर है उसके बिल्कुल नीचे 7 नंबर छोटा सा एक गेट है। उस गेट के सामने की जो रास्ता है उसको भी बिल्कुल पूरी तरह से बैरिकेड को बांधकर बंद कर दिया गया है। दरअसल ये मस्जिद एयरपोर्ट बनने से पहले की बताई जाती है। एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ये परिसर के भीतर आ गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि दूसरे रनवे के विस्तार और सुरक्षा मानकों के कारण वर्षों से इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत बताई जा रही है। बीजेपी का साफ कहना है मामला धर्म का है ही नहीं बल्कि सुरक्षा और रनवे का विस्तार है। वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था, रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। देखिए, वो मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहती। लेकिन बंगाल में मस्जिद पर एक्शन को लेकर मुस्लिम संगठनों का कहना है मस्जिद ऐतिहासिक है और किसी भी कार्रवाई से पहले बातचीत होनी चाहिए। कलकत्ता एयरपोर्ट पे जो मस्जिद है वो आज की मस्जिद नहीं है, ब्रिटिश शासन से पहले की मस्जिद है। नवाब आसिफुद्दौला ने वो मस्जिद बनवाई थी। आज की जो हुकूमत है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनको जहनी परेशानी, उनको तकलीफ़ देने के लिए
मुसलमानों की निशानियां खटक रही हैं। आपको बता दें, ये मस्जिद रनवे से 165 मीटर दूर है और एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल से 150 मीटर दूर है, जबकि एविएशन नियमों के मुताबिक न्यूनतम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए। रनवे से सिर्फ 165 मीटर दूर बनी ये मस्जिद लंबे समय से फ्लाइट ऑपरेशन और इमरजेंसी लैंडिंग में एक बड़ी रुकावट मानी जाती रही है, जिसके बाद इसको शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था और 3 दिन पहले ही नमाज बंद करने का भी ऐलान किया था। हालांकि मस्जिद के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल प्रशासन का फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने पर है। कोलकाता से आयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय रेलवे ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खास बात यह कि हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ने वाली ये नमो ग्रीन रेल पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जिंद के घेवर और तेवर दोनों का जिक्र भी किया। देखिए इस ऐतिहासिक पल पर यह खास रिपोर्ट। पटरियों पर दौड़ता हुआ ये भारत का गौरव है, भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिना डीजल और बिना बिजली के सिर्फ हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ये ट्रेन पटरियों पर रफ्तार भरेगी तो धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप छोड़ेगी। हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर शुरू हुई इस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के तेवर भी अलग ही नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में जींद की ऐतिहासिक धरती, यहाँ के स्वाद और यहाँ के लोगों के जज्बे को सलाम किया। जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। इस ऐतिहासिक ट्रेन के पहले सफर का गवाह बनने के लिए कई स्कूली बच्चों को भी इसमें सफर करने का मौका मिला। ट्रेन की आधुनिक बनावट, मेट्रो जैसी सुविधाएं और बिना किसी आवाज के पटरियों पर दौड़ती इस ट्रेन को देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाइड्रोजन जब फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है तो उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए इसका नाम नमो ग्रीन है। आपको कैसा लग रहा है बच्चों? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सोचा था आपने और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री को देखा? यस सर। विश्वास नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री को देख लिया। विश्वास नहीं हो रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमने कि नरेंद्र मोदी देखे। इस पहली ट्रेन में बैठे हम हरियाणा में, बहुत मजा आ रहा है। हमने कितनी खुशी महसूस हो रही है, हम बता नहीं सकते। कमाई के जाना होता, मैं तो ये सोच ही रही हूँ कि शायद मेरे लिए ही ज्यादा चली है ये। दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल होकर भारत ने आज साबित कर दिया है कि ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। अब आपको ये भी बता दें कि भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला 5वां देश बन चुका है। इससे पहले यह तकनीक सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास थी। तो जींद के घेवर की मिठास और विकास के इस तेवर के साथ भारत ने पटरियों पर भविष्य का नया इतिहास लिख दिया है। अब ग्रीन एनर्जी न सिर्फ जींद को बल्कि देश को भी रफ्तार देगी। जींद से अम्बरीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की भारत को दहलाने की एक और बड़ी साजिश को गुजरात एटीएस ने नाकाम कर दिया है। एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो गुजरात में अपना नेटवर्क फैलाकर देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। मगर मुनीर और जैश की साजिश पहले ही फेल हो गई।
बम बनाने का ट्रायल, बड़े हमले की तैयारी। जैश का आतंकी प्लान गुजरात में नाकाम। पाकिस्तान के जिस जिहादी मुनीर और उसके आतंकी आकाओं ने जिन्ना लैंड के हर गली, हर मोहल्ले में दहशतगर्दों की फौज खड़ी कर दी है, वही भारत में युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकियों की नई खेप खड़ी करने में जुटा है, ताकि इनके जरिए हिंदुस्तान को दहलाया जाए। मगर हर बार की तरह एक बार फिर जैश और मुनीर की नई साजिश फेल हो गई, क्योंकि गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडा फोड़कर 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो सीधे पाकिस्तान में जैश के आतंकियों के संपर्क में थे। ये हिंदुस्तान को कैसे दहलाने की साजिश रच रहे थे, इनका एक एक प्लान आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जैश टेरर मॉड्यूल से जुड़े इन संदिग्धों के नाम जान लीजिए। बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी, शाफिया रईस मुफ्ती, मोहम्मद हसन। इनसे पहले भी 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के बाद गुजरात एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। 5 आतंकी है वो यहाँ पर इसी तहसील में रहकर जो बम ब्लास्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे और इसी जहाँ पर अवावरू जगह है वहाँ पर ये ब्लास्ट करने की फिराक में थे। मगर एटीएस ने टीम को जो बातमी मिली है उनके दौरान इन 5 जो आतंकी उसको पकड़ लिया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ये मॉड्यूल देश में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। 7 से 8 बार टाइम बम बनाने का ट्रायल किया। इसके लिए ऑनलाइन केमिकल खरीदा, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल से गन पाउडर बनाया। सुनसान इलाकों में कई बार ट्रायल ब्लास्ट किए। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। मोहम्मद अयूब सुनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया है, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इससे साफ है कि संदिग्ध किसी बड़ी आतंकी हमले की तैयारी में जुटे थे। गुजरात एटीएस ने जैश के जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है, उसके कुल 13 संदिग्ध आतंकियों में से 2 जैश टॉप लीडरशिप के सीधे संपर्क में थे। बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह जैश के हेडक्वार्टर के लगातार टच में थे, जहां से इन्हें जिहादी साहित्य भेजा जाता था। संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इसका खुलासा हुआ है। इनका मकसद गुजरात में जैश के नेटवर्क को तैयार करना था। नए लोगों का ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यानी ऑपरेशन सिंदूर में जैश का बहावलपुर मुख्यालय ध्वस्त करने के बाद नया नेटवर्क खड़ा करने में जुटा है। मगर उससे पहले ही जैश के मंसूबों में गुजरात एटीएस ने स्ट्राइक कर दी। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि जैश का टेरर मॉड्यूल नेटवर्क किन किन राज्यों तक फैला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ईरान के खतरनाक प्लान की। कुछ दिन पहले इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलर्ट किया था कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। ऐसे पोस्टर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की बिल्डिंग पर भी लगाए गए थे। और अब यह खबर है कि ईरान के एक चैनल ने बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति का काफिला एक चलते फिरते किले की तरह होता है। आगे आगे लीड कार, जिसमें लोकल पुलिस और सीक्रेट सर्विस के स्टाफ सवार होते हैं, और इनके पीछे काले रंग की 2 लिमोजीन, जिन्हें द बीस्ट कहा जाता है। इसमें किस कार में ट्रंप बैठे हैं, ये सिर्फ सीक्रेट सर्विस को पता होता है। ऐसा इसलिए कि कोई हमलावर भ्रमित हो जाए कि ट्रंप किस कार में बैठे हैं। जिस रास्ते से यह काफिला गुजरता है, वो पूरा रोड घंटों पहले ब्लॉक कर दिया जाता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का लेटेस्ट प्रोटोकॉल है। ये डिटेल हमने आपको शुरू में इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सकें कि इस काफिले में ट्रंप को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि द बीस्ट नाम की 2 लिमोजीन कारें बड़े बम से भी नहीं उड़ाई जा सकती। तो फिर ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के संगठन ने ट्रंप को जान से मारने का प्लान कैसे तैयार कर लिया। ये ऐलान कर दिया कि जो ट्रंप को मारेगा उसे $10 लाख यानी 100 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इनाम 100 करोड़। ईरानी संगठन ने कैसे ढूंढा डोनाल्ड ट्रंप का किलिंग स्पॉट? कई महीने से काफिले की रेकी, वीडियो जारी कर बताया प्लान। ये वीडियो ईरान के फार्स न्यूज नाम के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि ट्रंप पर हमला कहां किया जा सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह व्हाइट हाउस से निकलने से लेकर पूरे काफिले के कारों की डिटेलिंग की गई है। ट्रंप की एक जैसी 2 ब्लैक लिमोजीन
उसके आगे सिक्योरिटी और सीक्रेट टीम के स्टाफ और पीछे मेडिकल सपोर्ट और कम्युनिकेशन टीम। ये रिमोट बमों और ड्रोन अटैक के खतरे से निपटने के लिए सिग्नल ब्लॉक करते हैं। इस वीडियो में आगे दिखाया गया है कि ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मारे लागो स्थित गोल्फ क्लब जाते हैं। ये दूरी 10 मिनट की ड्राइव में कवर होती है। ये काफिला एक ब्रिज से होकर गुजरता है जिसके चारों तरफ फैंस लिमोजीन देखने के लिए जमा होते हैं। इसके बाद ये काफिला 8 से 17 मिनट में क्वींस में ला गार्डिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ईस्ट 56वीं स्ट्रीट और 5th एवेन्यू के इंटरसेक्शन पर पहुंचता है, जहां ट्रंप अपनी बिल्डिंग ट्रंप टावर में जाते हैं। यहां आसपास की सड़क बंद कर दी जाती है। यहां पर एक लाल रंग की विस्फोटकों से भरा ट्रक खड़ा होता है। इस वीडियो के मुताबिक यही वो स्पॉट है जहां ट्रंप की कार पर विस्फोटकों से भरे ट्रक से हमला किया जा सकता है। इसके लिए ईरानी एजेंसियां किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो ट्रंप को किसी विदेश दौरे पर मार सकता है या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या गोल्फ कोर्स में, कहीं भी। इसके लिए वो किसी बाहरी शख्स को भी हायर कर सकता है ताकि ईरान पर इसका इल्जाम ना लगे। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका में सनसनी फैला दी है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी विदेश यात्राएं रद्द करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की हत्या की 5 से ज्यादा कोशिशें पहले ही हो चुकी हैं। जून 2016 लास वेगास रैली, ब्रिटिश नागरिक माइकल स्टीवन ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि ट्रंप को गोली मार सके। वो पकड़ा गया। 13 जुलाई 2024 बटलर, पेंसिल्वेनिया रैली, थॉमस मैथ्यू नाम के एक शख्स ने AR-15 राइफल से फायरिंग की। गोली ट्रंप का कान छूकर निकल गई। इस हमले में एक दूसरे शख्स की मौत हुई। हमलावर को मार गिराया गया। ये सबसे गंभीर हमला था। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स, रायन वेल्से ने ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में झाड़ियों में छिपकर राइफल के साथ घात लगाई, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने पहले ही उसे देख लिया और पकड़ लिया। उसे उम्र कैद की सजा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।